हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होम एजुकेशन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज वाले प्रैक्टिस सेशन में आपको यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2014 में जो एग्जाम हुआ था वो मॉडल पेपर रहेगा। होम साइंस द्वितीय प्रश्न पत्र आपका यहाँ पे रहेगा। आपको व्याख्या सहित आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन का एकदम क्लियर कर दिया जाएगा कि इसका कैसा आंसर ये हो सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्लास होने वाला है। क्यों ना अच्छा हो, क्योंकि आपका मॉडल पेपर से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाला है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए, क्योंकि आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलिए अब आपके सामने पहला नंबर का क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्न वसा MUFA यानी मुफा का सर्वोत्तम साधन है। ऑप्शन ए है सूर्यमुखी का तेल, ऑप्शन बी है सोयाबीन का तेल, ऑप्शन सी है नारियल का तेल, ऑप्शन डी है जैतून का तेल। आपको बताना है कि मुफा का सर्वोत्तम साधन यानी कि मुफा का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है इन 4 ऑप्शन में। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि मुफा होता क्या है, तभी आप इसके स्रोत को जान पाओगे। मैं आपको बताती हूँ कि मुफा होता क्या है। पहले मैं इसको मिटा देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि मुफा किस वाले टॉपिक से लिया गया है। देखिए, जब आप पढ़ते हो वशीय अम्ल का वर्गीकरण, यानी जब आपको किया जाता है फैटी एसिड का वर्गीकरण, तो उससे 2 भागों में किया जाता है। एक को कहते हैं संतृप्त कहते हैं, एक को कहते हैं संतृप्त। ठीक है, एक आप करते हो संतृप्त और दूसरा आप करते हो असंतृप्त करते हो। ठीक है, दूसरा आप करते हो असंतृप्त कहते हो। असंतृप्त वसा को क्या कहा जाता है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जबकि संतृप्त वसा को कहा जाता है सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो आपका जो मुफा है ना वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि असंतृप्त वसा में काउंटिंग होता है। अब वो कैसे काउंटिंग होता है मैं आपको बताती हूँ। देखो, असंतृप्त वसा जो अम्ल होता है यानी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वो 2 भागों में करते हो आप। एक आप करते हो मुफा, ठीक है, एक आपका होता है मुफा होता है, और एक आपका होता है पूफा। ठीक है, एक आप करते हो मुफा, एक आप करते हो फूफा, यानी कि 2 भागों में बांटा जाता है। तो जो आपका मुफा है यानी कि MUFA है, उसे फुल फॉर्म जो उसका होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, और जो आपका पूफा है उसे कहा जाता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो जो आपका मुफा होता है और जो पूफा होता है, आपने पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर, तो आप पढ़ते हो मोनोसेकेराइड और आप करते हो पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड में पढ़ते हो कि इसमें 2 अणु होते हैं। ठीक है, और आपका पूफा करते हो तो मतलब पॉलीसेकेराइड पढ़ते हो तो पॉलीसेकेराइड में बहुत सारे अणु होते हैं। ठीक है, तो ठीक वैसे भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। मोनो में कितने अणु होंगे? मोनो में होंगे जो आपके इसका परिभाषा में अगर बताऊं तो इसमें क्या होता है, ऐसे वसीय अम्ल जिसमें कार्बन की तुलना में 2 हाइड्रोजन अणु कम पाए जाते हैं, इसलिए जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं कार्बन परमाणु में 2 बिंदु यानी कि डबल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, तो वो आपका होता है मुफा होता है। उसके बाद में जो पूफा है, पूफा हमने बताया पॉलीसेकेराइड में, यानी कि इसमें जो अणु होंगे वो बहुत घनिष्ठ होंगे, सटे हुए होंगे, यानी कि इनका जो संगठन होगा बहुत नजदीक वाला होगा। तो ये क्या होते हैं? मुफा में काउंटिंग होते हैं। ठीक है, तो हमें आपको यहाँ पे मुफा पूछा गया तो मैं मुफा का बताती हूँ। मुफा का अगर मैं उदाहरण बताऊँ तो जैसे आपका होगा ओलिक अम्ल हो गया, उसके बाद में दूसरा होता है पॉल्मिटोरिक अम्ल हो गया, इरोसिक अम्ल हो गया, ये सब उसमें आते हैं। ये सब आते हैं आपके मुफा वाले में आते हैं, यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो आपका यहाँ पे सर्वोत्तम साधन पूछा गया है, तो आपसे ये नहीं पूछा गया है कि ओलिक अम्ल का बता दीजिए या फिर इरोसिक का बता दीजिए या फिर आप पॉलीमेटिक का बता दीजिए, ये सब नहीं पूछा गया। आपको तीनों में से जो भी आपको उदाहरण समझ में आ रहा है ना उसका देखो। अगर मैं बताऊं ओलिक अम्ल में, ठीक है, ओलिक एसिड में तो आपका जैतून का जो तेल होता है और आपका राई का तेल होगा तो ओलिक एसिड में काउंटिंग होता है। इरोसिक में बताऊं तो अलसी का हो गया, तिल का हो गया। पॉलीमेटेलिक का बताऊं तो जैसे आप मछली का तेल हो गया, जैतून का। तो आपको इन तीनों में से जो भी उदाहरण समझ में आएगा, अगर मुफा में अगर पूछा गया तो आप तीनों का बता सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे मुफा का उदाहरण बताऊं यानी कि इसमें सर्वोत्तम साधन बताऊं तो कौन सा बताऊंगी? मैं बताऊंगी जैतून का तेल। सूर्यमुखी का तेल होगा नहीं। सूर्यमुखी का तेल अगर पाया जाता है तो आपको अलग से पढ़ना होगा, यानी कि आप जब पढ़ते हो पूफा तो वो आप उसमें पढ़ते हो। आपका नारियल का तेल ये भी आपका इसमें काउंटिंग नहीं होगा। आपका सोयाबीन का तेल ये भी, सोयाबीन का तेल में तो लिनोलेनिक नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपका मुफा का सर्वोत्तम साधन कौन माना जाता है? जैतून का तेल माना जाता है। चलिए आपका यहाँ पे कंफ्यूजन दूर होगा, यानी कि मुफा का यहाँ पे सब कुछ पता चल गया होगा कि ए ऑप्शन आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ए वाला। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मानव शरीर में जिंक जस्ता का मुख्य कार्य है। आपको बताना है कि मानव के शरीर में जो जिंक जस्ता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन का संश्लेषण, ऑप्शन बी है DNA और RNA का संश्लेषण, ऑप्शन सी है हड्डी स्वास्थ्य, ऑप्शन डी है दृष्टि। आपको बताना है कि मानव शरीर में जिंक जस्ता का मुख्य कार्य क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले जो भी बच्चे नए हैं अगर वो सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो जल्दी से मिल सके, और किसी और के पास शेयर भी कर दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर आप बताएंगी। आप क्या बताएंगी? मनुष्य शरीर में जिंक जस्ता का मुख्य कार्य है। चलिए जल्दी फटाफट से आप बताइए। देखिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये जिंक होता क्या है, यानी कि आप जिंक कहाँ में पढ़ते हो? तब जब आप पढ़ते हो खनिज लवण ना, तो खनिज लवण में आपका जिंक काउंटिंग होता है, यानी कि जिंक क्या होता है? एक अल्पमात्रिक खनिज लवण होता है। ठीक है,
जो हमारे शरीर में इसकी जो मात्रा होती है कम होती है। लेकिन अगर आपके शरीर में जिंक की कमी हो गई है तो आपकी स्वाद जो क्षीणता होती है वो दिखाई देगी। अगर आपके शरीर में इसकी कमी हो गई तो उस कमी को कहा जाता है हाइपोगोसिया कहा जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे कार्य पूछा गया है, कार्य में आप बताएंगे तो क्या बताएंगे? आप बताएंगे ये क्या करता है, आपके डीएनए और आरएनए का संश्लेषण करता है। यानी कि जिंक क्या करता है, हमारे शरीर की जो महत्वपूर्ण क्रियाओं हैं उसको संपन्न करने के लिए, और हर एक जो कोशिका होती है उस कोशिका में जिंक क्या करता है, कोएंजाइम के रूप में कर रहता है। यानी कि जितनी सारी आपके शरीर में कोशिकाएं होती हैं, हर एक कोशिका में जो आपका जिंक होता है वो कोएंजाइम के रूप में होता है। ठीक है, यह हमारे शरीर को वृद्धि करता है, विकास करता है। अब यहाँ पे डीएनए आरएनए आ गया तो वैसे भी आप सब जानते हो कि आपकी शारीरिक वृद्धि और आपकी विकास के लिए क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, साथ ही साथ आपके प्रजनन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है दूसरा का इसका मुख्य कार्य, तो आप क्या बताओगे? डीएनए और आरएनए का संश्लेषण करता है। उसके अलावा अगर यहाँ पे लिखना चाहते हो तो आप लिख लेना कि अगर पूछा जाए कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जिंक की कितनी आवश्यकता होती है, कितनी पूर्ति होनी चाहिए, तो आपको बताना होगा 140 से लेकर के 220 mg होना चाहिए। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन और बनता है, यहाँ पे लिख लेना चाहिए अगर आप लिखना चाहते हो कि अगर सामान्य आहार में तो प्रतिदिन कितनी मात्रा में लेना चाहिए। प्रतिदिन की बात अगर पूछा जाए तो आप बताना 10 से 15 mg जिंक लिया जाता है। ठीक है, प्रतिदिन की बात मैं कर रही हूँ। अगर मैं पूछूं कि अगर पूरे शरीर की बात करती हूँ तो कितना अगर आपके शरीर में होना चाहिए जिंक की मात्रा, तो 140 से लेकर 220 mg आपको लेना चाहिए। चलिए, आपका दूसरा का यहाँ पूछा गया था मुख्य कार्य, तो इसका दूसरा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये पूछता है कि वह मेनू जहां खाद्य पदार्थ की कीमत अलग अलग लिखी जाती है। ऑप्शन ये है टेबल डी होट, बी ऑप्शन होता है डिजवा, सी ऑप्शन होता है तय मेनू, डी ऑप्शन होता है एला कार्ट। आपसे पूछा गया है कि जब आप भोजन करने जाते हो ना रेस्टोरेंट में, तो आप देखते हो ना आपके पास एक बुक दे देती है, उसमें 2-4 पेज रहता है। ठीक है, तो जब 2-4 पेज रहता है उसमें लिखा रहता है बिरयानी इतना रुपये का और पनीर इतना रुपये का। ठीक है, उसके बाद में मोमोज इतना रुपये का, मतलब जो भी खाद्य पदार्थ है अगर आपसे वो उसके बगल में दाम भी लिखा रहे तो वो क्या होता है, आपका होता है। यहाँ पे पूछा गया है वह मेनू जहाँ की कीमत अलग अलग होती है, तो वही मैं बता रही हूँ ना कि जो भी खाद्य पदार्थ आपके पास है, चाहे वो फ्रेंच फ्राई है, मोमोज है, टिक्की है, ठीक है, बर्गर है, जो भी है, तो उसकी कीमत अलग अलग लिखी है, तो वो क्या होगा, वो होता है एला कार्टे मेनू होता है। यानी कि इसमें जो प्रत्येक व्यंजन होते हैं अलग अलग मूल्य का होता है, जिसे आप चयनित कर सकते हो। यानी कि एक ही भोजन को आप चूज कर सकते हो कि मुझे बर्गर लेना है, मुझे आपको मोमोज लेना है, बहुत सारे भोजन अलग। देखो सब में जो आपका यहाँ टेबल डी होट है, तय मेनू है, डिज्म, ये सब जो मेनू होते हैं अलग अलग मेनू होते हैं। जैसे कि आप थाली लेते हो तो थाली में आपका रहेगा सब्जी भी रहेगा, दाल भी रहेगा, पापड़ भी रहेगा, अचार भी रहेगा। ठीक है, आप किसी को आप हटा नहीं सकते क्योंकि आपकी थाली में काउंटिंग है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया अलग अलग होता है, तो अलग अलग जो मेनू होता है उसे कहा जाता है एला कार्टे मेनू। यानी कि इसमें जो भी ग्राहक होता है वो अपना ऑर्डर करता है और व्यंजन का सही प्रकार से जितना ऑप्शन में, जितना आपके उस बुक में लिखा होगा पैसा, उतना उसको देना पड़ेगा। अपने मन से नहीं कुछ करेगा, जितना वो लिखा रहेगा उतना वो आदमी देगा। तो आपका तीसरा का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ पे तीसरा का आपका ऑप्शन मिल गया होगा एला कार्टे मेनू, यानी कि इसे चयनित मेनू भी कहा जाता है क्योंकि इसे आप चयन कर सकते हो। देखिए चौथा क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। चौथा कहता है क्वेश्चन कि सूती वस्त्रों की धुलाई के समय रंग निकलने से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका करते हो आप? ऑप्शन ये है सिरका का, बी ऑप्शन है साधारण नमक का, सी ऑप्शन होता है सोडियम कार्बोनेट, डी ऑप्शन होता है लिसापोल। आपको बताना है जो सूती कपड़ा होता है, जब उसको कपड़ा साफ करते हो, धुलते हो, तो जो रंग निकलने का जब डर रहता है, तो रंग को निकालने से बचाने के लिए आप इन 4 ऑप्शन में से क्या ऐसा आप डालते हो जिससे आपके सूती कपड़े का रंग ना निकले? तो आप क्या करते हो, आप करते हो इसमें आप करते हो साधारण नमक का। कभी कभी देखो आप खुद भी अपने घर में जब कपड़ा लेकर के आते हो तो गर्म पानी में नमक डाल देते हो ताकि वो क्या करे, थोड़ा सा मतलब कुछ देर के लिए रुके रहते हो। उसके बाद में जब धुलते हो तो क्या करते हो, उसको साफ करके तुरंत आप तार में फैला देते हो ताकि आपका रंग जो है आपका ना निकले। यानी कि सूती वस्त्रों की धुलाई के समय रंग निकलने से बचाने के लिए आप क्या करते हो, साधारण नमक का प्रयोग करते हो। यानी कि साधारण नमक की जगह अगर आपके यहाँ पर ऑप्शन में लिखा होता है सोडियम क्लोराइड, यानी कि अगर लिखा होता NaCl लिखा होता तब भी आप ये ऑप्शन चुन लेते, साधारण नमक कहे या फिर सोडियम क्लोराइड कहें या फिर NaCl, इनका प्रयोग करके जिस भी कपड़े पर रंग ना निकले इसके लिए ये चीज लाया जाता है। ठीक है, इससे कपड़ा हमेशा नया दिखता है। तो आपका चौथा का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पांचवा क्वेश्चन आपके पास है, आपसे पूछा गया है फुल फॉर्म के रूप में, सस्मेरा का सही पूर्ण बताइए। ऑप्शन ये है सिल्क एंड सिंथेटिक मिल्स एंड रिसर्च एसोसिएशन, बी ऑप्शन होता है सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स एंड रिसर्च एसोसिएशन, सी ऑप्शन होता है सिल्क एंड आर्ट सिल्क मिल्स एंड रिसर्च एसोसिएशन, डी ऑप्शन होता है स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ मिल्स एंड रिसर्च एसोसिएशन। आपको बताना है कि सस्मेरा का सही पूर्ण रूप बताइए। आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि सस्मेरा का जो सही पूर्ण नाम है वो है सिंथेटिक आर्ट
सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स एंड रिसर्च एसोसिएशन होता है। ठीक है, तो आपका पांचवा का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपसे ये फुल फॉर्म के रूप में पूछा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक दूसरे को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके पास है 6 नंबर का। सैंड पेपर, कॉटन तथा फैब्रिक कला के किस तत्व के बदलाव के उदाहरण हैं? आपको बताना है। ऑप्शन ये है टेक्सचर, बी ऑप्शन है लाइन, सी ऑप्शन होता है शेष आकार, डी ऑप्शन होता है कलर रंग। आपको बताना है कि सैंड पेपर, उसके बाद में कॉटन तथा फैब्रिक जो कला की जाती है इस पे, ये किस तत्व के बदलाव के कारण होते हैं, यानी कि इन 4 ऑप्शन में किस ऐसे तत्व के कारण उसमें बदलाव दिखता है, आपको बताना है। तो आप बताओगे, क्या बताओगे? आप बताओगे वो टेक्सचर, यानी कि जब उसे छूते हो, टेक्सचर मतलब कि जब छूने में पता लगे कि हाँ ये इस तरह का बनावट है, तो उसे कहा जाता है टेक्सचर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में आकार, तो आप जानते हो कि कोई भी आकार का इसे बनाए हो तो उसे आकार कहते हैं। लाइन तो आप जानते हो, रंग जानते हो, लाल, पीला, नीला, काला, हरा, गुलाबी रंग होते हैं। आपको यहाँ पे 6 का राइट आंसर बताना था। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने 7 नंबर का क्वेश्चन। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इकोलॉजिकल सिद्धांत की रचना की थी। ऑप्शन ये है कॉनरेड लोरेंज, बी ऑप्शन होता है अल्बर्ट बंडूरा, सी ऑप्शन होता है ब्रोफेन ब्रेनर, डी ऑप्शन होता है इवान पावलो। आपको बताना है कि इकोलॉजिकल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। आपको सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ए ऑप्शन वाला यानी कि कॉनरेड लोरेंज, ये कौन थे? तो ये कौन थे, इनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये आता है कि ये क्या है, आधुनिक नैतिकता के पिता माने जाते हैं। उसके बाद में ये क्या है, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। किस लिए मिला था? क्योंकि ये पशु का व्यवहार पर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली किताब के लेखक माने जाते हैं। इन्होंने क्या किया था, फिजियोलॉजी और मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार के विजेता होते हैं कॉनरेड लोरेंज जी। अब मैं बात करती हूँ अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा का आपने सिद्धांत पढ़ा होगा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ब्रोफेन ब्रेनर का सिद्धांत का नाम होता है, उनके सिद्धांत का नाम है इकोलॉजिकल सिद्धांत। यानी कि अगर मैं इनके पूरे सिद्धांत का नाम बताऊं तो उनके क्या नाम होता है, द इकोलॉजिकल ह्यूमन डेवलपमेंट इनके सिद्धांत का नाम है। ठीक है, जो हिंदी में इनके सिद्धांत का कहा जाता है जो पारिस्थितिकी सिद्धांत। ठीक है, जो पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने क्या कहा था, यानी कि ब्रोफेन ब्रेनर ने कहा था कि जो मनुष्य होता है, ठीक है, मनुष्य जो होता है वो मानव का जो विकास होता है कई सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण जो शक्तियां होती हैं उससे प्रभावित होकर के मानव का विकास होता है। इन्होंने क्या किया था, 5 संरचनाओं में अपने विकास का जो सिद्धांत यानी कि जीव परिस्थिति का सिद्धांत है उसको पर्यावरण के आधार पर कल्पना की थी। यानी 5 में अगर बताऊं तो सबसे पहले उन्होंने क्या करा था, माइक्रो सिस्टम, दूसरा उन्होंने बताया था मेसो सिस्टम, तीसरा बताया था उन्होंने एक्सो सिस्टम, चौथा इन्होंने बताया था मैक्रो सिस्टम और 5वां बताया था कोरोनो सिस्टम। आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इनके जो 5वीं संरचना होती है इन्होंने बहुत अच्छे से इन्हें अलग अलग डिवाइड किया है और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनके 5 संरचनाओं को बताइए, माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम, और आपका 5 काउंटिंग हो गया। ये क्या होते हैं, पर्यावरणीय कल्पनाएं उन्होंने की थी। अब मैं बात करती हूँ इवान पावलोव। इवान पावलोव का सिद्धांत भी बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो टीजीटी पीएचडी हो, चाहे वो टीटेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, कुछ भी हो, तो उसमें इवान पावलोव को पूछा जाता है। इनके सिद्धांत का नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या फिर कहे अनुबंधन का सिद्धांत। इनके जब सिद्धांत पढ़ते हो तो अलग अलग नाम आता है, लेकिन इतना याद रखे ना कि इनके सिद्धांत का नाम होता है शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत। तो आपके चारों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। आपसे पूछा था इकोलॉजिकल सिद्धांत, तो आपको बताना है ब्रोफेन ब्रेनर, इनके पूरे सिद्धांत का नाम है द इकोलॉजिकल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी हिंदी में कहे जो पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत। ऑप्शन यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, 7वां का सी ऑप्शन क्लियर हो जाता है। चलिए देखते हैं अब 8वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन यह कहता है ग्रामीण विकास के लिए श्री निकेतन परियोजना का आरंभ किसने किया था? ऑप्शन ये है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन होता है विनोबा भावे, डी ऑप्शन होता है स्वामी विवेकानंद। आपको बताना है श्री निकेतन परियोजना जो होता है किसने आरंभ किया था। फटाफट से आप इसका राइट आंसर बताइए। तो आपको बताना पड़ेगा उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर है, यानी कि श्री निकेतन जो रविंद्रनाथ टैगोर है इन्होंने क्या किया था 1908 में। ठीक है, मैं यहाँ पे सन लिख देती हूँ। 1908 में क्या था, कुछ मतलब लोगों का युवक में संघ बनाने के लिए प्रारंभ किया था। ठीक है, जो आपका श्री निकेतन आपका यहाँ पे परियोजना है। तो इन्होंने क्या किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने कार्यकर्ताओं को एक ऐसा वर्ग बनाया जिसमें ग्रामीण वर्ग के लोग क्या हो आपस में संबंध बनाकर रखे। ठीक है, यानी एक ऐसी संस्था बनाई जिसमें क्या कितने सारे लोग थे, 8 ग्राम के लोग इसमें सम्मिलित थे श्री निकेतन में। इसमें क्या किया था, इसमें जो मुख्य उद्देश्य था ये था कि जो ग्रामीण की समस्याएं हैं उसका अध्ययन किया जाए, उसका निराकरण किया जाए, ग्रामीण कल्याण के प्रति जनता के रुचि में उत्पन्न किया जाए, उन्हें स्वास्थ्य में सुधारा जाए, उनको साधनों का विकास किया जाए। यानी कि कुल मिलाकर जो ग्रामीण के लोग थे उनका ओवरऑल सर्वांगीण विकास करना था। ठीक है, तो श्री
निकेतन का आपको यहाँ पे पता हो गया होगा कि कब इसकी आरंभ यानी कि कब इसका संघ बना था, तो 1908 में बना था। कितने ग्राम थे, मतलब कि कितने गांव का समूह था, तो आपको बताना 8 ग्राम का था। इसमें उद्देश्य क्या था, तो इसमें उद्देश्य यह था कि ग्रामीण की समस्याओं का अध्ययन करना, उनका निराकरण करना, ग्रामीण लोगों के प्रति जागृत करना, उनको रुचि उत्पन्न करना, उनका स्वास्थ्य में सुधार लाना, उनको साधनों में विकास करना, ये सब क्या था, श्री निकेतन परियोजना का महत्वपूर्ण लक्ष्य था। तो 8वां का ऑप्शन निकल के आया रविंद्रनाथ टैगोर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको यहाँ पे सब क्लियर हो गया होगा। देखिए सामने 9 नंबर का क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कृषि विज्ञान केंद्र किस लिए शुरू किए गए थे। ऑप्शन ए है कृषकों के बीच व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन बी है कृषकों के बीच ऋण सुविधा को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन सी है विद्यालयीन क्षेत्रों के बीच कृषि को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन डी है महाविद्यालयीन छात्रों के बीच ऋण सुविधा को बढ़ावा देने के लिए। आपको बताना है जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो किस लिए शुरू किया गया था। आप वैसे भी ऑप्शन से देख सकते बता सकते हो कि इसमें क्या किया गया था, जो कृषकों के बीच व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए ये कृषि विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया गया था। इसमें ये कहा गया था कि जो देश के अधिक से अधिक फसल उगाया जा सके ताकि क्या हो, देश उन्नति करे। यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र कृषकों के बीच व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था, ताकि जो हमारा देश है वो अधिक से अधिक प्रकार के फसल को उगाया जा सके, ना कि ऋण करे, ठीक है, ना ही क्या करे, छात्रों के बीच कृषि को बढ़ावा देने के लिए, ना ही छात्रों के बीच ऋण सुविधा को बढ़ावा देने के लिए बल्कि क्या करना चाहिए, व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए इसका किया गया था। तो 9th का ए ऑप्शन हमें करेक्ट मिल जाता है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन ये कहता है 10वां नंबर का क्वेश्चन कि जब कोई प्राकल्पना भ्रामक है परंतु प्रयोगकर्ता उसे गलती से स्वीकार करती है तो वह क्या कर रही है। ऑप्शन ये है टाइप 1 त्रुटि, बी ऑप्शन होता है मानक त्रुटि, ऑप्शन सी है प्रायिकता त्रुटि, ऑप्शन डी है टाइप 2 त्रुटि। आपको बताना है जब कोई भी परिकल्पना भ्रामक है परंतु प्रयोगकर्ता उसे गलती से स्वीकार करती है, यानी कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करती है, तो उसे आप किस प्रकार की त्रुटि मानेंगे। आप कहेंगे उसे टाइप 2 की एरर कहेंगे, यानी उसे कहेंगे टाइप सेकंड वाली त्रुटि कहेंगे, ठीक है। तो आपका 10वां का डी ऑप्शन हमें करेक्ट मिल जाता है, टाइप 2 एरर वाले आप कहेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो मैं इसको जूम कर देती हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे क्वेश्चन आसानी से समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आपसे क्वेश्चन ये कहता है निम्न खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोटीन संपूरक कार्य के सिद्धांत का प्रयोग होता है। ऑप्शन ये है इडली, ऑप्शन सेकंड है मिस्सी रोटी, ऑप्शन थर्ड है सब्जी पुलाव, ऑप्शन फोर्थ है मटरी, ऑप्शन 5 है खिचड़ी। आपको 5 ऑप्शन में से कूट में ले जाकर के मिलान है, ए है, बी है, आपके पास सी है और डी है। चलिए फटाफट से मिलाइए। अगर आप मिलाएंगे आपके पास प्रोटीन संपूरक है जो आहार, तो किसमें प्रोटीन का संपूरक आहार है, ठीक है। यानी कि कोई ऐसा समूह हो, यानी कि कोई ऐसा भोजन हो जिसमें सारे प्रोटीन का संपूरण एक ही भोजन में हो। जैसे आपका इडली होता है, इडली से एक ही थोड़ी ना होता है ना, सिर्फ इडली सांभर खाते हो, मिस्सी रोटी खाते हो, मटरी खाते हो, खिचड़ी में 2 3 4 5 प्रकार के दाल पड़ते हैं, चावल पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रोटीन का मिश्रण बन जाता है। अब आपको चुन के बताना है कि इसमें कौन सा होगा। तो जो आपका इडली होता है ये क्या होता है, आपका प्रोटीन संपूरक में काउंटिंग होता है। आपका मिस्सी रोटी क्या होगा, ये आपके प्रोटीन संपूरक में काउंटिंग होता है। उसके बाद में आपका जो खिचड़ी होता है ये भी आपके प्रोटीन के संपूरक में काउंटिंग होता है। तो कुल मिलाकर इसमें आपका नहीं कौन होगा, आपका थर्ड और आपका फोर्थ नहीं होगा। तो चलिए हमें पहला मिला है, दूसरा मिला है और हमें चौथा मिला। तो पहला दूसरा चौथा किसमें है, आपके पास है डी वाले ऑप्शन में, यानी कि पहला दूसरा चौथा हमने चुना था इडली, उसके बाद मिस्सी रोटी और हमने खिचड़ी चुना था। तो आपका 11वां का ऑप्शन निकला, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आयोडीन की कमी के विकार में निम्न शामिल हैं। ऑप्शन ए है गलकंड, ऑप्शन सेकंड है मृत परशु, ऑप्शन थर्ड है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन फोर्थ है मंदबुद्धि। आपको बताना है कि आयोडीन की कमी से होने वाली जो यहाँ पे चार प्रकार की बीमारियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट से। देखिए आपके जो आयोडीन है ये क्या होता है, तो आपने जब पढ़ा होगा खनिज लवण, खनिज लवण में काउंटिंग होने वाला आपका आयोडीन होता है। यानी कि आपका आयोडीन क्या होता है, एक अल्प मात्रिक खनिज लवण होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। यह आयोडीन क्या होता है, आपकी जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है उसका घटक माना जाता है। यानी कि ये थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड में निकलने वाला एक हार्मोन होता है जो क्या करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन के साथ मिलकर के अनेक जो आपकी शारीरिक कार्य हो गई, मानसिक कार्य हो गई, उनको संपन्न करने के लिए ये भूमिका निभाता है। अगर मैं आपको बताऊं कि जो आपका आयोडीन है ये मनुष्य में कितना जरूरत होता है, तो आपको बताना होगा 50 mg की जरूरत होती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कमी के बारे में। देखिए जब आपने आयोडीन का चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने इन सब बीमारियों के बारे में नहीं पढ़ा होगा। आपने ये पढ़ा होगा, घेंघा पढ़ा होगा, ग्वाइटर पढ़ा होगा, यानी घेंघा को ग्वाइटर कहा जाता है, क्रिटिज्म पढ़ा होगा और मिक्सडीमा पढ़ा होगा। घेंघा जो बीमारी होती है वो महिलाओं में देखी जाती है। थायराइड जो ग्रंथि होती है उसका वजन जो हो जाता है अधिक हो जाता है। क्रिटिज्म जो बीमारी होती है वो बच्चों में पाई जाती है और मिक्सडीमा जो बीमारी होती है वो वयस्कों में पाई जाती है। लेकिन आपके पास ना यहाँ पे घेंघा लिखा है, ना क्रिटिज्म लिखा है, ना मिक्सडीमा लिखा हो, तो आप इसका ऑप्शन कैसे चुनिए। देखिए जो आपका घेंघा बीमारी है उसको ही क्या कहा जाता है,
ग्वाइटर कहा जाता है या फिर क्या कहा जाता है, गलकंड कहा जाता है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे पहला ऑप्शन ही निकल जाता है गलकंड, यानी कि आयोडीन की कमी से होने वाला बीमारी है। अब इसके पास आप ये तीनों ऑप्शन नहीं जान पाते हो, मैं आपको बताती हूँ तुक्का लगा के। देखिए जो आपका यहाँ पे थर्ड वाला लिखा है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ये विटामिन डी से होने वाला एक कमी होता है, एक विकार होता है। तो आप इस ऑप्शन में कोट में देखिए कौन से ऑप्शन में वो ऑस्टियोपोरोसिस लिखा है, अगर उसमें ऑस्टियोपोरोसिस होगा तो वो आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। देखिए पहले वाले में आपका ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि थर्ड वाला है, तो आपका पहले वाला गलत हो जाता है। दूसरे में देखिए, दूसरे वाले में तो नहीं है। तीसरे वाले में देखिए, तीसरे वाले में लिखा है तीसरा वाला ऑप्शन है, यानी कि देखिए तीसरा वाला है, तो आपका ये भी गलत हो जाता है। अब डी वाले ऑप्शन में देखिए आपका तीसरा यहाँ पे भी है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। अब आपके पास कौन सा बचता है, आपके पास बी वाला ऑप्शन मिलता है, यानी कि ए ऑप्शन है, बी दूसरा है और चौथा वाला है, यानी कि गलकंड है, मृतपरशु है और मंदबुद्धि है। यानी कि आयोडीन की कमी से होने वाला बीमारी जो है गलकंड है, मृतपरशु है और इसके बाद में क्या है, मंदबुद्धि है। ठीक है, तो आपके 12वां का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन 13वां है। क्वेश्चन 13वां क्या पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यवस्थापन के अगोचर उपकरण है। ऑप्शन ये है नेतृत्व, सेकंड ऑप्शन है संगठन चार्ट, थर्ड ऑप्शन है संप्रेषण, फोर्थ ऑप्शन है कार्यसरणी, पांचवा ऑप्शन है निर्णय। आपको बताना है व्यवस्थापन के अगोचर उपकरण कौन से हैं। आपको यहाँ पे 5 दिए गए हैं ऑप्शन, 5 ऑप्शन में से आपको कूट में मिलान करना है, 3 सिर्फ आपको मिलान, 5 में से सिर्फ आपको 3 ही आपको चूज करना है। चलिए फटाफट से आप बताएंगे। तो आप बताएंगे व्यवस्थापन के जो अगोचर होते हैं, अगोचर के जो उपकरण होते हैं, वो होता है नेतृत्व होता है, और आपका होता है संप्रेषण, और लास्ट में आपका होता है तीसरा वाला निर्णय होता है। यानी कि हमें क्या मिला है, पहला मिला है, तीसरा मिला है और हमें चौथा मिला। तो पहला तीसरा चौथा किसमें है, आप बताओगे बी वाले में, यानी कि पहला तीसरा चौथा आपके पास तीसरा 13वां का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, 14वां नंबर का क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में फ्रेंच डिजाइनर कौन से है, यानी कि फ्रेंच जो डिजाइनर होता है वो आपसे पूछा गया है। चलिए जल्दी से फटाफट से बताइए। ऑप्शन ये है दियोर, बी ऑप्शन पहला है दियोर, सेकंड है शनेल, थर्ड है एन क्लेन, फोर्थ है इवस सेंट लॉरेंट। चलिए बताइए कि फ्रेंच डिजाइनर कौन से हैं इस आपके 4 ऑप्शन में से। 4 ऑप्शन में से आपको कोड में ले जा करके 3 सिर्फ आपको ही चूज करना। एक आपका ऐसा होता है जो आपका फ्रेंच डिजाइनर में नहीं काउंटिंग होता है। जो भी बच्चे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, किसी और के पास शेयर जरूर करिए। इससे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है जो आप किसी और के पास शेयर करते हो और सब्सक्राइब करते हो। ठीक है, चलिए देखिए आप यहाँ पे 14वां का राइट आंसर क्या होगा। देखिए आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन चूज करना था। सबसे पहले आप क्या चुनेंगे, आप चुनोगे दियोर को चुनेंगे। पहले मैं इसको मिटा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, सब एक ही तरह ना लगे। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले फ्रेंच डिजाइनर में जो काउंटिंग होता है वो होता है दियोर, उसके बाद में होता है शनेल और आपका होता है एवा सेंट लॉरेंट होता है, यानी कि आपका एन क्लेन काउंटिंग नहीं होता है। तो हमारा कौन सा निकला, पहला दूसरा और चौथा। पहला दूसरा चौथा किसमें है, तो आपके पास है चौथा मैंने चूज किया था, उसके बाद में पहला चूज किया था और हमने दूसरा चूज किया था, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। हमारा 14वां का डी ऑप्शन करेक्ट मिल जाता है। 14 के बाद 15 क्वेश्चन देखिए। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन टूल बुनाई के कपड़े हैं। ऑप्शन ये है गॉबडीन, सेकंड ऑप्शन है ड्रिल, थर्ड ऑप्शन है कैलिको, फोर्थ ऑप्शन है सर्च। आपको बताना है कि टूल बुनाई के कपड़े कौन से हैं। आपको सिर्फ कूट में से 3 आपको चूज करना है। एक आपका ऐसा होता है जो आपकी टूल बुनाई में काउंटिंग नहीं होता। फटाफट से बताइए कि टूल बुनाई में कौन कौन से कपड़े होते हैं। टूल बुनाई के जो कपड़े होते हैं वो आपका होता है गॉबडीन होता है, दूसरा आपका होता है ड्रिल और तीसरा आपका होता है सर्च। यानी कि हमारे पास कौन मिला, पहला दूसरा और चौथा। पहला दूसरा चौथा आप किसमें होगा, आप बी वाले ऑप्शन में देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे जो कैलिको लिखा है, ये कैलिको किस बुनाई में काउंटिंग होता है, तो जो प्लेन बुनाई होता है यानी कि जो साधारण बुनाई का वीविंग वाला होता है वो आपका होता है कैलिको में काउंटिंग होता है। वैसे भी टूल बुनाई में आपने देखा गॉबडीन हो गया, ड्रिल हो गया, सर्ज हो गया, उसके अलावा जीन होता है, खाकी होता है, चीनो होता है, ब्रॉडक्लॉथ होता है, बहुत सारे आपके टूल बुनाई के वीविंग होते हैं, कपड़े होते हैं। तो 15 का यहाँ पे राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, गॉबडीन, ड्रिल और सर्च। और आपका कैलिको होता है साधारण बुनाई में यानी कि प्लेन बुनाई में काउंटिंग होता है। चलिए 15 का हमें बी ऑप्शन करेक्ट मिल जाता है। आपके पास 16 नंबर का क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उपभोक्तावाद से संबंधित संगठनों को पहचानिए। ऑप्शन ये है, पहला है ऑप्शन CFBP यानी कि CFB और B और P है। उसके बाद में दूसरा है CIRC यानी कि CIR और C है। उसके बाद तीसरा है SEICI यानी कि SEICI। ठीक है, उसके बाद चौथा आपके पास IILO है। पांचवा आपके पास है VOICE यानी कि वॉइस की बात हो गया है, VOICE। ठीक है, इतना आपके पास है। देखिए अब बताना है कि उपभोक्तावाद से संगठित संगठनों को पहचानिए। तो आपके पास पहला क्या है, CFBP, दूसरा आपके पास है CIRC, तीसरा आपके पास है CEICI, चौथा आपके पास है
चौथा आपके पास ILO, पांचवा आपके पास है VOIC। चलिए बताइए फटाफट से उपभोक्ता संगठन, जो उपभोक्ता संरक्षण के संगठन होते हैं यानी कि जो संस्थाएं होती हैं वो कौन कौन सी, यही पूछा गया था। तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे जो उपभोक्ता संरक्षण के जो संगठन की जो संस्थाएं हैं वो कौन सी है, वो आपकी होती हैं CFBP होती है। यानी कि CFB की अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो उसका होता है फुल फॉर्म द काउंसिल फॉर फेयर बिजनेस प्रैक्टिस होता है। उसके बाद में तीसरा आपका यहाँ पे मिटा देते हैं ताकि आपको यहाँ पे घोच मोच ना लगे, ठीक है। चलिए आप फिर से बताएं, अब यहाँ पे आपको जो लिखा हुआ था वर्ड उससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि इसका आंसर क्या होता है। देखिए आपके पास आपकी होती हैं CFBP पहला होता है, यानी कि हमारा हो जाता है द काउंसिल फॉर फेयर बिजनेस प्रैक्टिस होता है, यानी जिसे कहा जाता है CFBP। हमारे पहला मिल गया है, इसको पहले मैं मिटा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रह जाए। आपके पास पहला चुन के आया CFB, यानी हमके फुल फॉर्म बताया द काउंसिल फॉर फेयर बिजनेस प्रैक्टिस होता है। दूसरा आपके पास होता है SERC, यानी कि आपके पास SERC होता है। और आपके पास तीसरा होता है VOIC, यानी कि जिसे कहा जाता है वॉइस कहा जाता है। वॉइस का फुल फॉर्म होता है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, जो कब लागू होता है 1999 यह संस्था लाई गई थी, ठीक है। ये क्या करता है वॉइस, यह एक ऐसी संस्था होती है जो कुछ शिक्षकों को बच्चों द्वारा दी गई होती है, जिसका उद्देश्य होता है उपभोक्ता शिक्षा को प्रोत्साहित करना ताकि शिक्षा का क्या हो सके, प्रसार हो सके, ठीक है। तो उपभोक्ता का आपको संरक्षण की जो संस्थाएं थी वो बताना था। तो आपने पहला चुना निकल के आया, आपका यहाँ पे बी ऑप्शन निकला, यानी कि पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा चौथा आपका निकल के आया है, ठीक है। बी ऑप्शन यानी कि CERC और आपका CFBP और आपका पांचवा होगा VOIC, यानी कि वॉइस होगा। तो हमारा 16वां का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे। अब आपके पास 17 नंबर का क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि को प्रस्तावित किया है, जिसमें शामिल है ऑप्शन ए है अंतर्व्यक्ति कौशल, दूसरा है प्रकृतिवादी कौशल, तीसरा है सूक्ष्मगति कौशल, चौथा होता है संगीतीय कौशल। आपके पास कूट दिया गया, कूट में से सिर्फ आपको 3 लेना है, एक आपका नहीं होता है। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है। इनके सिद्धांत का नाम है बहुपरती का सिद्धांत, यानी कि इंग्लिश में कहे मल्टीपल इंटेलिजेंट कहा जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी 1983 में, जो नाम उनका होता है बुक का नाम फॉर्म्स ऑफ माइंड होता है। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि को प्रस्तावित किया था, जिसमें पहला आपका होता है अंतर्व्यक्ति कौशल होता है, प्रकृतिवादी कौशल होता है, संगीतीय कौशल होता है, ये आपका सूक्ष्म गति कौशल आपका नहीं होता है। तो 17वां का जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि पहला दूसरा और चौथा। आपके पास जो 8 प्रकार की यहाँ पे बुद्धि दिया गया है, तो 3 तो आपको पता चल गया है। एक आपका होता है भाषाई भी होता है, तार्किक गणितीय होता है, स्थानिक होता है, संगीतिक होता है, प्राकृतिक होता है, इंटरपर्सन होता है, इंट्रापर्सन होता है और ज्ञानेंद्रिय बुद्धि होता है, यानी कि जो डांसर लोग होते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर 8 प्रकार की बुद्धि की इन्होंने प्रस्तावित किया था। तो 17वां का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देखिए अब यहाँ पे 18 के बाद 17 के बाद 18 क्वेश्चन आपके सामने है। आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है कि विस्तार के कुछ उभरते हुए पहलू हैं। ऑप्शन ये है सहभागी उपागम, दूसरा है संचार माध्यमों को बढ़ता हुआ उपयोग, तीसरा आपके पास है विद्यालयों में विस्तार शिक्षा पढ़ाना, चौथा होता है विस्तार का निजीकरण। चलिए फटाफट से बताइए कि विस्तार के कुछ उभरते पहलू हैं, क्या है आपको बताना है। तो वो कौन सा होता है, वो होता है आपका सहभागी होता है आपका, ठीक है, सहभागी उपागम होता है। दूसरा होता है संचार माध्यमों को बढ़ावा देना, ठीक है, इनका उपयोग करना। चौथा आपका पास होता है, तीसरा आपका होता है आपका विस्तार का निजीकरण होता है। तो विस्तार कुछ उभरते पहलू जो होते हैं, विस्तार मतलब कि कोई चीज का फैलाव हो रहा है, ठीक है। तो किस में होगा, सब किसी का साथ होगा, सहभागी होगा तभी तो वो चीजें होगा। अगर आपके पास संचार का माध्यम है तभी तो वो चीज विस्तार होगा और विस्तार का निजीकरण होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो 18 का हो जाता है वो होता है बी ऑप्शन, यानी कि हमने पहला चुना था, दूसरा चुना था और चौथा चुना था। 18वां का हमारे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पढ़ने से पहले जो भी बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, किसी और के पास शेयर करिए। आपके पास 19 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा गया है संप्रेषक की प्रभावशीलता में वृद्धि करने वाले गुणों का उल्लेख करें। ऑप्शन ये है संवाद का ज्ञान, दूसरा है इतरेकानुभूति, तीसरा होता है सकारात्मक प्रवृत्ति, चौथा होता है समानुभूति। आपको बताना है संप्रेषक की प्रभावशीलता में वृद्धि करने वाले गुण कौन से होते हैं। चलिए कूट में आपके पास यहाँ पे दिया गया है, सिर्फ आपको कूट में 3 ही लेकर आना है, एक आपका ऐसा नहीं होता है। तो कौन होता है, संवाद का ज्ञान होता है, सकारात्मक प्रवृत्ति होता है और आपका समानुभूति होता है। तो 19 का राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि पहला हमने चुना था और हमने तीसरा चुना था और हमने चौथा चुना था। तो 19 का हमें बी ऑप्शन सही मिल जाता है। 20 क्वेश्चन पढ़ने से पहले जो भी बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसने कर दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कहने पर आप करते हो, ऐसे करते नहीं, इसलिए मुझे बार बार कहना पड़ता है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 20 नंबर का क्वेश्चन कि सामान्य वितरण के गुण धर्म, ऑप्शन ये है, मतलब पहला है टर्म्स की प्रवृत्ति बिंदु z बराबर 0 के इर्द गिर्द संकुलित होने की होती है।
दूसरा है धनात्मक रूप से विषय, तीसरा होता है क्षैतिज धुरी से अंतःस्पर्शी, चौथा होता है ऊर्ध्वाधर धुरी के इर्द गिर्द सम्मति। चलिए बताइए सामान्य वितरण के गुणधर्म, फटाफट से आप इसका राइट आंसर बताइए। अगर आपने बताया होगा, यहाँ पे चुनना है आपको ना, आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको कूट में ले जाकर के सिर्फ आपको 3 ही चूज करना होगा। तो आप क्या चुनोगे? आप चुनोगे टर्मस की प्रवृत्ति बिंदु 0 बराबर z बराबर 0 के इर्द गिर्द संकुलित होने की होती है। उसके बाद आपको चुनना पड़ेगा क्षैतिज दूरी से अंतःस्पर्शी। उसके बाद में आपको फोर्थ चुनना होगा, लास्ट वाला ऊर्ध्वाधर धुरी के इर्द गिर्द सम्मिलित। यानी कि हमें ऑप्शन क्या निकल के आया, हमें बी ऑप्शन करेक्ट मिल जाता है, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा मिल जाता। तो 20 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अब ये 23 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मैं इसको छोटा कर देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत ना हो कोई। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, आपके पास अभिकथन और कारण है। अभिकथन कहता है रोजाना भोजन में अधिक मात्रा में फल व सब्जियों का सेवन करने से कुछ प्रकार के विरक्ति रोग, कैंसर से बचाव हो सकता है। कारण ये कहता है कि फल व सब्जियों में फाइटोकेमिकल अधिक मात्रा में पाया जाता है। कूट आपके पास दिया गया है, ये कहता है कि ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की अधूरी व्याख्या है। बी ऑप्शन कहता है ए तथा आर दोनों गलत है, सी कहता है ए सही है आर गलत है, डी कहता है ए गलत है आर सही है। अब बताइए कौन सही है कौन गलत है। चलिए ए सही है या आर गलत है, या आर गलत है या आर सही है। चलिए बताइए क्या बताएंगे आप। तो आप बताएंगे कि जो आपका यहाँ पे रोजाना भोजन अधिक मात्रा में, जो आप ठीक है, जो रोजाना भोजन में अधिक मात्रा में फल और सब्जियों का सेवन करने से कुछ प्रकार के जो विरक्ति रोग होते हैं, यानी कि कैंसर होता है, उसको बचाव हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा है क्योंकि जो फल होते हैं और सब्जियां होता है वो फाइटोकेमिकल के अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आपका इसलिए जो ऑप्शन निकल के आता है ए तो सही है, ठीक है, ये आपका सही है और आर भी सही है, लेकिन जो आर है ए की अधूरी व्याख्या है, ठीक है, नहीं पूरी तरह से व्याख्या नहीं करता है। तो आपका 21 का ऑप्शन निकल के आया, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए 21 से अब 22 क्वेश्चन दिए गए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे क्वेश्चन कहता है अभिकथन मोयनेज बनाने की विधि में अंडा एक क्यूरीकरणकर्ता का कार्य करता है। कारण ये कहता है अंडे में लेसिथिन की उपलब्धता मोयनेज में वसा और पानी की परत को अलग होने से रोकती है। कूट आपके पास है, ये कहता है कि ए तथा आर दोनों सही है, बी ऑप्शन है ए तथा आर दोनों गलत है, सी ऑप्शन कहता है ए गलत है आर सही है, डी ऑप्शन कहता है ए सही है तथा आर गलत है। आप चलिए बताइए कौन सही है कौन गलत है। चलिए 22 का यहाँ पे फटाफट से आपको बताना है। देखो जो मोयनीज होता है ना, मोयनीज बनाने की जो विधि होती है, जो चरण होता है, अंडा के एक क्यूरीकरणकर्ता का एक कार्य नहीं करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं होता तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाता। उसके बाद में देखिए कारण क्या कहता है। कारण ये कहता है कि अंडे में लेसिथिन की उपलब्धता मोयनीज में वसा के पानी को परत को अलग होने से रखती है, लेकिन जो आपके अंडे में लेसिथिन की उपलब्धता होती है मोयनीज में वसा और पानी की परत को अलग कर देती है। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर निकल के आता है, ये क्या होता है, आपका ए और आर क्या हो जाता है, दोनों गलत हो जाता है, ठीक है। आपका यहाँ पे जो ऑप्शन निकल के आता है 22 का, वो कौन सा हो जाता है, बी ऑप्शन गलत हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि आपका यहाँ पे लिखा मोयनेज बनाने की विधि में अंडा एक क्यूरीकरणकर्ता का कार्य करता है, लेकिन ये कर्ता का कार्य नहीं करता है। ये अगर यहाँ पे नहीं लिखा होता तो आपका ये सही हो जाता। उसके बाद में लिखा है अंडे की लेसिथिन उपलब्धता मोयनेज में वसा और पानी को परत को अलग कर देती है, तो यह रोकती लिखा है। अगर यहाँ पे लिखा रहता अलग कर देती है तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन जो निकल के आता है ए और आर दोनों गलत हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो रोकते नहीं है बल्कि क्या कर देती है, अलग कर देती है, तभी तो आप अंडे से और बनाते हो मोयनीज, ठीक है। देखिए आप 23 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे 23 अधूरा है क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए कोड दिया गया है। पहले यहाँ पे आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको सही से विजुअल हो। देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है कि अभिकथन कहता है कि QWL उन मूल्यों का वर्णन करता है जिनका संबंध कार्य स्थल पर मानव अनुभूति की गुणवत्ता के साथ है। कारण यह कहता है कि QWL कार्य वातावरण तथा व्यक्तिगत रूप से कर्मचारी से संबंधित कारकों द्वारा प्रभावित होती हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा है, अब यहाँ पे आपने पढ़ लिया होगा। अब चलो हम लोग कूट में देखा जाए कि कूट क्या आपके पास है। कूट ये कहता है कि ए सही है परंतु गलत है, ठीक है। बी कहता है कि गलत है परंतु सही है। सी ऑप्शन कहता है तथा दोनों सही है और सही व्याख्या है। डी ऑप्शन कहता है ए तथा दोनों सही है परंतु की सही व्याख्या नहीं, तो थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको सही लिखना चाहिए था। ए आर तो लिखा ही नहीं है, ठीक है। चलिए आप अपने तरीके से लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपके पास वो गलत दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप चूज कर सकते हो कि क्या करोगे। चलिए फटाफट से बताइए कि इसका क्या होगा। अभिकथन और कारण के रूप में है। देखिए जो यहाँ पे लिखा नहीं है QWL, ये QWL जो होता है उन मूल्यों का वर्णन करता है जिनका संबंध जो होता है वो क्या होता है, कार्य स्थल पर क्या होता है, मानव अनुभूति की गुणवत्ता के साथ होता है, ठीक है। तो आपका ये तो सही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, आपका जो यहाँ पे आर वाला है ये क्या कहता है, QWL जो होता है वो कार्य वातावरण और व्यक्तिगत रूप से कर्मचारी से संबंधित कारकों को प्रभावित होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो निकल के आता है वो क्या निकल के आएगा कूट में। अब यहाँ पे आप मिलान कर सकते हो। आपका जो ए और आर था वो दोनों
दोनों सही था। तो इसलिए आप यहाँ पे ऑप्शन चुनो, ए और आर दोनों सही, तो इसलिए आप कौन चुनोगे, सी वाला ऑप्शन चुनोगे, क्योंकि जो आपका यहाँ से ऑप्शन निकल के आया था दोनों सही है और आर की सही व्याख्या, यानी कि ए जो है आपकी आर की सही व्याख्या कर रहा है। चलिए आप यहाँ पे जो आपका 23 का राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए 24 देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। चलिए देखिए आपके पास 24 नंबर का क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण है। नवजात शिशु के कपड़ों के लिए रेगुलान बाजी सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। कार्य कहता है कि रेगुलान बाजी सेंट इन बाजू होने के कारण अधिक घुमाव की जगह देती है। आपके पास कूट है, ए सही, आर गलत है, बी ऑप्शन कहता है ए गलत है, आर सही है, सी ऑप्शन कहता है ए और आर दोनों सही है, डी ऑप्शन कहता है ए और आर दोनों गलत है। अब आप बताइए कि नवजात शिशु में जो रेगुलान बाजी होता है वो उपयुक्त मानी जाती है, नहीं मानी जाती, और मानी जाती है तो किस तरह से मानी जाती है। देखिए जो रेगुलान बाजी होता है वो नवजात शिशु के जो कपड़ों के लिए आपका रेगुलान बाजी सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। बच्चों को रेगुलान बाजी वाला कपड़ा पहनाना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है, नवजात शिशु होता है, जब उसको कपड़ा पहनाते हो तो आसानी से वो पहनाया जाता है। तो आपका 24 का राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका सही ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे ए। यहाँ पे लिखा नवजात शिशु के कपड़ों के रेगुलान बाजी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, तो आपका जो ऑप्शन हो गया सही हो गया। कारण ये कहता है कि रेगुलान जो बाजू है सेंट इन बाजू होने के कारण अधिक घुमावदार के जगह देती है, ये तो आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन क्या होता है, ए और, यानी कि ए सही है लेकिन आर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, यानी कि उसका सही व्याख्या नहीं कर रहा। तो 24 का ए ऑप्शन सही हो जाता है। अब 25 क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अभिकथन और कारण है। अभिकथन कहता है बुनावटी सूत एवं अस्थायी प्लेट्स का उत्पादन निश्चित पदार्थों के पुनर्गठन से होता है। कार्य यह है कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर वह बिंदु है जहां कपड़े के क्रिस्टलाइन क्षेत्र तरल होने लगते हैं या पिघलने लगते हैं। कूट आपके पास है, ए ऑप्शन है दोनों ए और आर सही है, बी ऑप्शन कहता है दोनों ए और आर गलत है, सी ऑप्शन कहता है ए सही है और आर गलत है, डी ऑप्शन कहता है ए गलत है और आर सही व्याख्या। चलिए बताइए 25 का अगर आप बताएंगे तो क्या बताएंगे। देखो जो आपकी बुनावटी सूत होते हैं वो क्या होते हैं, अस्थायी प्लेट्स का उत्पादन निश्चित, यानी कि टीजी जो होता है आपका टैग होता है उसमें पदार्थों का पुनर्गठन से होता है, ठीक है, यानी कि दोबारा से उसको बनाया जाता है। लेकिन जो आपका ग्लास होता है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर वह बिंदु होता है जहां कपड़े के क्रिस्टलाइन क्षेत्र को कठोर होने लगता है और क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। यहाँ पे तरल लिखा है, अगर कठोर लिखा होता तो आपका सही हो जाता है। तो आपका क्या हो जाता है, आपका ए सही हो जाता है, लेकिन आपका जो आर वाला है गलत। अगर यहाँ पे लिखा होता कठोर तो आपका ये लाइन सही हो जाता है। तो इसलिए मैं कौन सा ऑप्शन चुनूंगी, मैं सी वाला ऑप्शन चुनूंगी, यानी कि ए सही है और आर क्या है आपका गलत है। चलिए देखिए अब आपके पास अगला क्वेश्चन है। 26 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अभिकथन नियोजन क्रिया व्यापार या कार्य दोनों के एक पूर्ण संपुच्च के रूप में देखने की अनुमति देता है। कार्य कहता है कि भावी क्रिया व्यापार के लिए नियोजन अनिवार्य है और निर्णय लेना इसमें समाविष्ट है। चलिए बताइए 26 नंबर का है, कूट आपके पास दिया गया है, कूट ए कहता है ए सही है परंतु आर गलत है, बी ऑप्शन कहता है ए और आर दोनों सही है, सी ऑप्शन कहता है ए और आर दोनों गलत है, डी ऑप्शन कहता है ए और आर दोनों सही है परंतु आर क्या है, ए का सही कारण नहीं है। चलिए आप फटाफट से आप बताएंगे 26 का, तो क्या बताएंगे देखिए फटाफट से आप बताएंगे 26 का राइट आंसर क्या होगा। तो आपका जो पहला वाला है, यानी कि जो आपका नियोजन क्रिया व्यापार या कार्य दोनों के एक पूर्ण संपुच्च के रूप में देखने की अनुमति देता है, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाता है। अब कारण आपके पास है कि भावी क्रिया व्यापार के लिए नियोजन अनिवार्य निर्णय लेना इसमें समाविष्ट है, तो कारण जो आपका हो जाता है 26 का बी ऑप्शन चुनेंगे, यानी कि ये क्या होता है, दोनों सही हो जाता है, यानी कि ए और आर दोनों सही हो जाता है, यानी कि 26 का हमें बी ऑप्शन करेक्ट मिल जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब 27 नंबर का क्वेश्चन है, इसको मैं और छोटा कर देती हूँ ताकि आपको सही से क्वेश्चन दिखाई दे। देखिए अभिकथन और कारण है। बालकों में निजी भाषा प्रारंभिक संक्रांति परिवर्तन का प्रतीक है जिसमें सामाजिक तौर पर बातचीत करने की उत्सुक होते हैं। कारण ये कहता है जब छोटे बच्चे स्वयं से बातें करते हैं वे भाषा का प्रयोग अपने व्यवहार को नियंत्रित करने एवं स्वयं का मार्गदर्शन करने के लिए करते हैं। अब आपके पास कूट है, ये और आर दोनों गलत हैं, बी ऑप्शन कहता है ए सही है परंतु आर गलत है, सी ऑप्शन कहता है ए और आर दोनों सही है, ए एवं आर ए का सही विवरण है, डी ऑप्शन कहता है आर सही है परंतु ए गलत है। चलिए आप बताइए अभिकथन और कारण में आपका कौन कौन सा सही हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन आपके पास है। देखिए जो आपका आर है ना, जो आपका ए है, यानी कि जो बालकों में निजी भाषा प्रारंभिक संक्रांति परिवर्तन का प्रतीक है जिसमें वो सामाजिक तौर पर बातचीत करने के लिए उत्साहित होते हैं। देखिए बच्चे क्या होते हैं, वो बात करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं, अगर नहीं बात करो तो अकेले में बड़बड़ाते रहते हैं, क्योंकि जो बच्चे जब छोटे बच्चे होते हैं स्वयं से बातें करते हैं, ठीक है, खुद ब खुद अपने से बातें करते हैं, वो भाषा का प्रयोग अपने व्यवहार के रूप में नियंत्रित करते हैं, ठीक है, वो अपने डॉल से बात करेंगे, अपने गुड्डा से बात करेंगे, चाहे वो निर्जीव चीजें हो चाहे सजीव चीजें होंगी, जो उनके सामने आएगी उनसे बातें करेंगे, ठीक है, वो व्यवहार को अपने नियंत्रित नहीं कर पाते हैं और स्वयं का मार्गदर्शन करने के लिए क्या करते हैं, ये चीजें करते हैं। तो आपका 27 का जो राइट आंसर होगा ए वाला भी सही हो जाता है और आपका आर वाला भी सही हो जाता है, इसलिए मैं 27 का ऑप्शन चुनूंगी। ए और आर दोनों सही, आर ए का सही विवरण है, तो हमारा 27 का ऑप्शन निकल का है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब देखिए आपके पास 28 नंबर का क्वेश्चन है।
आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि अभिकथन और कारण है। जो बच्चे नए हैं किसी और के पास वीडियो को शेयर कर दिए, ठीक है, शेयर जिसने किया है बहुत बहुत थैंक यू। आर अभिकथन और आर है, ए कहता है कि भारतीय संविधान का 73वां और 74वां संशोधन भारत में महिलाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण मील स्तंभ है। कारण ये कहता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिलाओं का राजनीतिक सहभागिता महत्वपूर्ण है। कूट आपके पास है, ए और आर दोनों ठीक है, बी ऑप्शन कहता है ए और आर दोनों गलत है, सी ऑप्शन कहता है ए ठीक है परंतु आर गलत है, डी ऑप्शन कहता है ए गलत परंतु आर ठीक है। चलिए आप बताएंगे कौन सही है कौन गलत है, कौन कहता है आर सही है, ये गलत है या आर सही। चलिए बताइए फटाफट से। अगर आप बताएंगे तो क्या बताएंगे, आप क्या बताएंगे, जो भारतीय संविधान होता है 73वें और 74वां जो संविधान होता है उसमें जो भारत की जो महिलाएं थी उनका जो आरक्षण था कितना था, तो आप बताना 5 से लेकर के 7% प्रदान करने के एक राजनीतिक सशक्तिकरण का प्रयास किया गया था, ठीक है, यानी 5 से लेकर के 7% तक किया गया था। इसलिए उन्होंने जो महिलाओं हैं, महिलाओं के विकास के लिए एक मील का पत्थर माना जाता है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर निकल के आता है 28 का। हमें कौन सा मिलता है, आपका ए भी सही है और आपका जो आर है ये भी सही है, क्योंकि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता महत्वपूर्ण है। तो हमारा ऑप्शन जो निकल के आता है ए और आर दोनों ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 28 के बाद 29 क्वेश्चन है आपके पास, ये अधूरा क्वेश्चन है। देखो नीचे यहाँ पे कूट है, आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे है। पहले मैं क्वेश्चन देखती हूँ फिर आपको कूट दिखाती हूँ। चलिए आपके पास क्वेश्चन क्या पूछता है, अभिकथन और कारण है। अभिकथन कहता है कि विकास कार्यक्रमों को प्रभावशील बनाने के लिए उपागम और प्रक्रिया को संस्कृति रूप से उपयुक्त होना आवश्यक है। कार्य कहता है कि संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संप्रेषण के माध्यम से आगे बढ़ाए जाती है। चलिए फटाफट से आप इसका राइट आंसर बताएं। अगर आप बताएंगे तो आप अभिकथन और कारण में से क्या बताएंगे। आपके पास कूट यहाँ पे दिया गया है। चलिए कूट देखते हैं। कूट आपके पास क्या कहता है, ए और आर दोनों गलत है, बी ऑप्शन कहता है ए सही है आर गलत है, सी ऑप्शन कहता है ए गलत आर सही है, डी ऑप्शन कहता है ए और आर दोनों सही है परंतु जो आर ए का सही विवरण नहीं है। चलिए आप बताएंगे तो क्या बताएंगे। आपके पास दिया गया था यहाँ पे, पहले चलिए और पहले अभिकथन और कारण फिर से देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या था आपके पास, अभिकथन और कारण पहले आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या निकल के आया था कि विकास कार्यक्रमों को प्रभावशील बनाने के लिए उपागम और क्रिया को संस्कृति रूप से उपयुक्त होना आवश्यक है, यानी कि आपका ए क्या होता है, गलत माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में कारण देखिए क्या है, संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संप्रेषण के माध्यम से आगे बढ़ाई जाती है, यानी कि जो आपका कारण है वो भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, यानी कि हमारा दोनों गलत हो जाता है। तो हमें कौन सा ऑप्शन चुना होगा, हमें देखिए आप कूट में कौन सा चुनेंगे, आप चुनेंगे हमारा दोनों गलत है तो इसलिए मैं कौन सा चुनूंगी, ए वाला चुनूंगी, यानी कि आपका ऑप्शन निकल के आता है ए और आर दोनों गलत है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन अगला हमारा क्या है। आप देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके पास है, अभिकथन और कारण है। अभिकथन कहता है सहसंबंध गुणांक दो चरों के जेड स्कोर्स के प्रति उत्पादों का माध्य होता है। कारण यह कहता है दो चरों के बीच सहसंबंध के साथ चरों के मापन की इकाइयों का कुछ भी लेना देना नहीं है। कूट आपके पास दिया गया है। कूट ए कहता है कि ए तथा आर दोनों गलत है, बी ऑप्शन कहता है ए तथा आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, सी ऑप्शन कहता है ए तथा आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, डी ऑप्शन कहता है ए गलत है लेकिन आर सही है। चलिए आप बताएंगे 30 का तो क्या बताएंगे। चलिए फटाफट से बताइए। देखो जो आपका यहाँ पे अभिकथन और कारण ये कहता है कि जो आपका सहसंबंध गुणांक होता है दो चरों के जेड स्कोर्स के प्रति उत्पादों का एक माध्यम होता है, एक माध्य होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या निकल के आता है, ए वाला सही हो जाता है। अब देखिए आर क्या कहता है, आर आपका कहता है कि दो चरों के यानी कि आपके दो चरों के बीच सहसंबंध के साथ चरों के मापन की इकाइयों का कुछ लेना देना नहीं है, तो इसलिए आपका आर भी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो यानी कि हमारा तीसरा का जो अभिकथन और कारण है ये दोनों सही हो जाता है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, कूट में देखिए हमें दोनों सही मिला है ना, अभिकथन और कारण दोनों। तो हमारा देखिए अब कौन से ऑप्शन में हो जाता है, हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन निकल के आता है सी ऑप्शन निकल के आता है। देखो आपका ए है और जो आर है वो दोनों सही है, लेकिन जो आर है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, ठीक है, यानी सही से स्पष्टीकरण नहीं किया, लेकिन आपका आर भी सही है और आपका ए भी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 का हमें सी ऑप्शन करेक्ट मिल जाता है। 30 के बाद हमें 31 क्वेश्चन के देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, एथ्रोजेनेसिस के विकास के कारण जड़ों को सही क्रम में लगाइए। ऑप्शन ये है एम्बोल्स, दूसरा है कि फाइब्रस फ्लेक्स, तीसरा आपके पास है थ्रोमा, चौथा आपके पास है थ्रोम्बस, पांचवा आपका है फैटी स्ट्रिप। आप बताइए कूट में आपके पास है, कूट में आपको यहाँ पे मतलब कि पहले कौन होता फिर आपको बताना है, यानी कि आपको एक दो छोड़ना नहीं है, सब पांचों को लेना है। चलिए अब आपको विकास के चरणों को क्रम में लगाना, तो आप क्या लगाएंगे, सबसे पहले आप इसको मिटा दें, हम आपको तब बताते हैं। सबसे पहले क्या होगा, फैटी स्ट्रिप होगा, यानी कि आपका पहला मिल गया। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में होगा आपका
फाइब्रस फ्लेक्स होगा, यानी कि हमें दूसरा मिल गया। अब देखिए आपके पास पहला मिलेगा फैटी स्टिक और दूसरा मिलेगा फाइब्रस फ्लेक्स होगा। तीसरा आपके पास मिलेगा एथ्रोमा मिलेगा, यानी कि हमें तीसरा भी मिलेगा। उसके बाद में चौथा आपका मिलेगा थ्रोम्बस मिल जाएगा। ठीक है, अब आपके पास मिला इम्बोल्स क्या मिला। ठीक है, इम्बोल्स आपका लास्ट वाला हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या पहले मिला था, पहला आपका जो पांचवा है, पांचवा पहले देखिए कहाँ है, पांचवा तो तीनों में है, तो आपको तीनों मिल जाता है। ठीक है, इसमें तो नहीं, पांचवा सबसे पहले है। उसके बाद पांचवा के बाद आपको क्या मिला था, दूसरा वाला मिला था, यानी कि फाइब्रस फ्लेक्स मिला था। तो फाइब्रस फ्लेक्स क्या आप दूसरा कहाँ ढूंढोगे, आपके डी वाले ऑप्शन में मिल जाता है, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है। पांचवा मिला, दूसरा मिला, तीसरा मिला, चौथा मिला और पहला मिला, तो इसलिए हमें राइट आंसर क्या मिल जाता है, 31 का डी ऑप्शन करेक्ट मिल जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए काली चाय आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये कहता है कि काली चाय के उत्पादन की प्रक्रिया के चरणों को सही क्रम में लगाइए। ठीक है, आपकी जो काली चाय होती है उसके उत्पादन का क्रम लगाना है। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन ये है कुम्हालना, दूसरा है बेलन फेरना, तीसरा है सुखाना, चौथा है खमीरीकरण और भी है नीचे। चलो देखते हैं क्या है। देखिए अब आपके पास है मिश्रित करना और पांचवा के बाद छठवां है श्रेणीबद्ध करना। अब आपके पास कूट दिया गया है, कूट में आप यहाँ पे देख सकते हो। पहले यहाँ पे क्वेश्चन देख लिए। क्वेश्चन पूछा यह गया था कि आपके पास जो काली चाय होती है उसके उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है उसको क्रम में लगाना है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, आपको लगाना होगा तो आप क्या लगाएं। सबसे पहले क्या किया जाता है, उसके बाद पहले क्या जाता है, कुम्हाला किया जाता है। ठीक है, कुम्हालना होता है। उसके बाद क्या किया जाता है, बेलन को फेरना। ठीक है, हमें दूसरा मिल गया। फिर क्या किया जाता है, खमीरीकरण किया जाता है। ठीक है, तो आपका पहला मिल गया और फिर दूसरा मिल गया, फिर क्या मिल गया, तीसरा मिल गया। उसके बाद में क्या होता है, खमीरीकरण के बाद क्या करते हैं, सुखाते हैं। सुखाने में क्या करते हैं, श्रेणीबद्ध करते हैं। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में क्या कर देते हैं, मिश्रित करके यानी कि मिलान कर देते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन निकल के आता है वो कौन सा निकल के आता है, यहाँ पे कूट आप देख सकते हो। हमें कौन सा मिला है, हमें मिला था पहला मिला था, दूसरा मिला था, चौथा मिला था और तीसरा चौथा और पांचवा, यानी कि मैं बी ऑप्शन करेक्ट मिल जाता है 32 का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अब 33 आपके पास क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है कि खाद्य सेवा संस्थाओं में अनश्योर खाद्य पदार्थों को खरीदने में शामिल चरणों को सही अनुक्रम में लगाइए। पहला है पचेम ऑर्डर बनाइए, दूसरा है विनिर्देश लिखे, तीसरा आपके पास है कॉन्ट्रैक्ट प्रदान करें, चौथा आपके पास है बिड के लिए आग्रह। चलिए बताइए, आप बताइए खाद्य सेवा संस्थाओं में अनश्योर खाद्य पदार्थों को खरीदने के लिए शामिल चरणों का सही आपको अनुक्रम में लगाना है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा विनिर्देश लिखिए। ठीक है, आपके पास ये पहला मिल गया। उसके बाद में क्या होगा, परचेज ऑर्डर करिए। ठीक है, परचेज आप ऑर्डर करेंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे, आप करेंगे बिड के लिए आग्रह करेंगे। लास्ट में आप क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्रदान करेंगे। तो हमारा ऑप्शन निकल के आया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हमें चलिए बताइए बी ऑप्शन हमें से मिल जाता है, यानी कि दूसरा और पहला और चौथा और तीसरा। ठीक है, 33 का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब 34 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कहता है क्वेश्चन कि ड्रेपिंग के लिए कपड़े को तैयार करने का सही क्रम दीजिए। ऑप्शन ये है, पहला है ड्रेस फ्रॉम की नाप, दूसरा है कपड़े को फाड़ना, तीसरा आपके पास है कपड़े को इस्त्री करना, चौथे को कपड़े को ब्लैक करना, जो पांचवा आपके पास कपड़े पर निशान लगाना, उसके बाद में पांचवा के बाद छठा है कपड़े को सीधा करना। आपको सभी को चुनना है लेकिन आपको एक क्रम में लगाना है। चलिए आप क्रम में अगर लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप करेंगे ड्रेस को, आपके सबसे पहले ड्रेपिंग करना है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्रम में लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कपड़े को सीधा करना पड़ेगा। पहले कपड़े को फैलाएंगे, सीधा करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, कपड़े को सीधा करने के बाद आप कपड़े को फाड़ेंगे। कपड़ा फाड़ने के बाद क्या करेंगे, कपड़े को ब्लॉक करेंगे, यानी कि कपड़े को रोकेंगे, ब्लॉक करेंगे ताकि कपड़ा इधर उधर जाए ना। ठीक, कपड़े को ब्लॉक करने के बाद क्या करेंगे, कपड़े पर इस्त्री करेंगे। कपड़े पर इस्त्री करने के बाद आप क्या करेंगे, कपड़े पर निशान लगाएंगे। तो आपका ड्रेपिंग का यहाँ पे ऑप्शन निकल के आएगा कोट आपका सी ऑप्शन, यानी कि हमने पहला चौथा हमने छठा चुना था, पहला, दूसरा और चौथा, तीसरा और पांचवा हमने चुना था। तो 34 का हमें राइट आंसर मिल गया है, सी ऑप्शन करेक्ट मिल जाता है। चलिए 34 के बाद हमें ऑप्शन सी, 34 का हमें क्या मिला था, हमें सी ऑप्शन मिला है। अब 35 क्वेश्चन देखिए, आपके पास 35 नंबर का क्वेश्चन है। आपके पास क्वेश्चन ये कहता है कि सूती निर्माण की पारंपरिक प्रक्रिया का सही क्रम बताइए, यानी कि सूती जो निर्माण की पारंपरिक प्रक्रिया होते हैं उसका आपको क्रम बनाना है। ऑप्शन पहला है, यानी कि पहला कहता है कि ओपनिंग एंड कॉर्डिंग, दूसरा है स्पिनिंग, तीसरा है गिनिंग, चौथा आपके पास हैंड पिकिंग, पांचवा होता है वीविंग। चलिए अब सूत निर्माण की प्रक्रिया का क्रम बताना है, तो आप क्या बताएंगे, चलिए फटाफट से बताएंगे। सबसे पहले क्या होता है, हैंड पिकिंग होता है, यानी कि हाथ से उसको पिकिंग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, गिनिंग करते हैं। गिनिंग के बाद क्या करते हैं, ओपनिंग करते हैं। ठीक है, ओपनिंग यानी कि ओपनिंग एंड कॉर्डिंग करते हैं। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, ओपनिंग कॉर्डिंग के बाद क्या करते हैं, स्पिनिंग करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हैंड पिकिंग करते हैं। ठीक है, यानी कि क्या करते हैं, हैंड पिकिंग करते हैं। हैंड पिकिंग करने के बाद क्या करते हैं, गिनिंग करते हैं। गिनिंग करने के बाद क्या करते हैं, ओपनिंग यानी कि कार्डिंग करते हैं। ओपनिंग या कहें या फिर एंड कार्डिंग करते हैं। ओपनिंग कार्डिंग के बाद क्या करते हैं, स्पिनिंग करते हैं और लास्ट में क्या कर देते हैं, वीविंग यानी कि बुनाई कर देते हैं। तो हमारा ऑप्शन निकल के आया है
सी ऑप्शन, यानी कि हमने क्या चुना था, हमने पहला चुना था चौथा वाला, फिर तीसरा चुना, हमने पहला चुना, फिर दूसरा चुना, हमने पांचवा चुना, तो 35 का हमें कौन सा ऑप्शन निकला, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर मिल जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है 36 नंबर का क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कि कार्यभार के अवरोही क्रम में गृह कार्य की गतिविधियों को व्यवस्थित करिए, यानी कि जो आपका कार्यभार होता है उसे आप अवरोही क्रम में लगाना है। चलिए बताइए। और पहला है इस्त्री करना, दूसरा है झाड़ू पोछा करना, तीसरा है पोछा लगाना, चौथा है बर्तन धोना, पांचवा है सब्जी काटना। चलिए बताइए अवरोही क्रम में कार्यभार को बनाना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, झाड़ू पोछा करना होगा, ठीक है, यानी कि पहला हमें मिल गया झाड़ू पोछा, इसको पहले मिटा देते हैं फिर आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या होगा, झाड़ू पोछा होगा, उसके बाद में क्या होगा, सब्जी काटना होगा। सब्जी काटना होगा यानी कि जब कार्यभार होता है तो सबसे पहले झाड़ू पोछा करना, फिर क्या होगा, सब्जी काटना होगा, फिर उसके बाद में क्या होगा, इस्त्री करना होगा, लास्ट में क्या होगा, बर्तन धोना, और सबसे लास्ट में क्या होगा, पोछा लगाना होगा। ठीक है, आरोही क्रम में लगाना था, तो जो आपका काम ज़्यादा होता है उसे करना होता है। ठीक है, झाड़ू पोछा करना, फिर सब्जी काटना, उसके बाद में फिर आपने क्या किया, इस्त्री करा, बर्तन धोया, पोछा लगाया। ठीक है, तो हमारा 36 का राइट आंसर होगा कौन सा हमें मिला है, हमें दूसरा हमने जो चुना था, हमें पहले क्या चुना था, हमने झाड़ू पोछा चुना, तो हमारा दूसरे में यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, फिर हमने क्या चुना था, सब्जी काटना, यानी कि हमारा पांचवा यहाँ पे मिल जाता है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 36 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 36 के बाद 37 क्वेश्चन है। आप यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि निम्न विद्यालयों को उसके अधिनियम वर्ष के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाइए। पहला है HAMA, दूसरा है JJCMP अधिनियम, तीसरा है POCSO, चौथा आपके पास PNDT। चलिए बताइए आपको क्रम में लगाना है तो आप इस अधिनियम को कैसे क्रम में लगाएंगे। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा HMMA। ठीक है, यहाँ पे है आपके पास पहला वाला होगा HMMA, उसके बाद में क्या होगा, PNDT। ठीक है, PNDT कहाँ पे आपके पास है, PNDT आपके पास यहाँ पे है। उसके बाद में क्या होगा, JJCN&P होता है। ठीक है, यानी कि आपके पास ये हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, लास्ट वाला होगा POCSO। ठीक है, यानी कि आपका ये होगा। तो हमने पहले क्या चुना था, हमने चुना था HMA, यानी कि पहला हमारे पास यहाँ देखिए क्या आपका यहाँ पे तो यही नहीं, पहला वाला सिर्फ A वाले में है और B वाले में है। पहले इसको हम मिटा देते हैं फिर आपको यहाँ पे सही से बताते हैं। देखो सी और डी में तो पहला वाला है ही नहीं, क्योंकि मैं पहला तो ये वाला ऑप्शन मिला था। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ए और बी में आपको चूज करना है। तो हमने पहला HMA चुना था, उसके बाद में हमने दूसरा चुना था PNDT। तो PNDT यानी कि आपका चौथा वाला चुना था। तो चौथा किसमें है, आपके ए वाले ऑप्शन में है, तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इनके 37 का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब 38 क्वेश्चन देखिए। 38 नंबर का क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कि एवरेट रोजर के डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन मॉडल के अनुसार एडॉप्टर्स के संवर्गों का क्रम में पहचाने। ऑप्शन ये है, पहला कहता है लेट मेजॉरिटी, दूसरा है लेगार्ड्स, तीसरा है इनोवेटर्स, चौथा है अर्ली एडॉप्टर, पांचवा आपके पास अर्ली मेजॉरिटी। चलिए बताइए, आप इससे बताएंगे तो आप क्या बताएंगे, फटाफट से आपके पास यहाँ कोड में दिया गया है। चलिए फटाफट से आपको बताना था आपको कि जो रोजर सर ने यहाँ पे दिया है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जो सीखने का क्रम दिया है 5 प्रकार के, वो आपको क्रम में लगाना है। तो आप क्या बताएंगे, सबसे पहले क्या होता है, इनोवेटर होता है, यानी कि इनोवेटर क्या होता है, 1 से लेकर के 4% तक इनोवेटर आपका होता है, यानी कि अग्रग्राही जिसे हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा आपके पास होता है 38 का यहाँ पे क्वेश्चन है, दूसरा आपका होता है अर्ली अडॉप्टर होता है, यानी कि अर्ली अडॉप्टर को क्या कहा जाता है, शीघ्रग्राही, यानी कि ग्रहण करने वाला, सीखने का जो क्रम होता है। इनोवेटर मतलब क्या होता है, जो सबसे आगे सीखता है। ठीक है, अग्रग्राही होता है, इसे इंग्लिश में कहा था इनोवेटर। दूसरा होता है अर्ली अडॉप्टर, यानी कि जो शीघ्रग्राही वाला होता है। ठीक है, उसे कहा जाता है अर्ली अडॉप्टर, यानी कि पहला आपका मिल गया, दूसरा आपका मिल गया। उसके बाद में क्या होगा, जो आपका तीसरा होता है उसे कहा जाता है अर्ली मेजॉरिटी कहा जाता है, यानी कि शीघ्र बहुमत जिसे कहा जाता है। तो आपका तीसरा मिल गया। उसके बाद में आपका होता है तीसरा के बाद में आपका यहाँ पे तीसरा मिल गया अर्ली मेजॉरिटी। चौथा आपका होता है लेट मेजॉरिटी होता है, यानी कि इसे हिंदी में कहा जाता है विलंब बहुसंख्या होता है। तो आपका तीसरा ये मिल गया है। ठीक है, तीसरा में चौथा आपका मिल गया। उसके बाद लास्ट वाला होता है उसे कहा जाता है लेगार्ड्स, यानी कि अंतिम ग्राही, यानी कि जो लास्ट में एकदम से किसी चीज को सीखता है वो क्या होता है, लेगार्ड्स होता है। और सबसे पहले जो चीज सीखता है उसे कहा जाता है अग्रगाही, यानी कि इनोवेटर कहा जाता है। तो आपका 38 में सबसे पहला आपका क्या होता है, इनोवेटर था। तो इनोवेटर यानी कि तीसरा आपको चूज करना था। तीसरा वाला ऑप्शन किसमें है, तो तीसरा वाला जो ऑप्शन आपके पास है वो डी वाले में है, यानी कि तीसरा है, चौथा है, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, तीसरा, चौथा और आपके पास पांचवा और पहला और दूसरा, यानी कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, 38 का हमें डी ऑप्शन करेक्ट मिल जाता है, रोजर सर का था। ठीक है, चलिए अब देखिए 39 क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन कहता है कि विस्तार कार्य में प्रबंधन के विभिन्न कार्यों का सही क्रम बताइए। ठीक है, ऑप्शन ये है, आपसे क्वेश्चन पहले पूछा गया था, जब शुरू में आपने किया था वो थोड़े दूसरे तरीका था। आप यहाँ पे वहाँ पे 1 लाइनर था, अब यहाँ पे देखिए आपके पास 5 है, कोट में आपको मिलान करना है। पहला है नियोजन, दूसरा है निर्देशन, तीसरा आपके समन्वय, चौथा आपके पास है प्रतिवेदन कारण, चौथा के बाद पांचवा है संगठनात्मक। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। 39 के आपको यहाँ पे राइट जवाब देना होगा।
विस्तार कार्य का यहाँ पे प्रबंधन का जो कार्य होता है उसको क्रम में लगाना था, यानी कि आपको पांचों चूज करना है लेकिन आपको क्रम में लगाना हो। सबसे पहले क्या होता है, नियोजन किया जाता है, ठीक है, यानी कि विस्तार कार्य का जो काम किया जाता है सबसे पहले नियोजन किया जाता है। उसके बाद में क्या होता है, संगठन होता है, यानी कि संगठन कहे या फिर संगठनात्मक कहे एक ही बात है। उसके बाद में दूसरा के बाद तीसरा होता है निदेशन होता है, यानी कि किसी चीज को निदेशन किया जाता है। फिर क्या जाता है, समन्वय मिलाया जाता है, ठीक है। बाद में क्या होता है, प्रतिवेदन कार्य होता है। तो सबसे पहले हमारा क्या मिला था, सबसे पहले हमारा मिला था नियोजन मिला था, तो यानी कि हमारे पहला किस में मिलता है, हमें इसमें मिलता है, ए वाले में, बी वाले में और हमें डी वाले में। सी वाले में नहीं, सी को सबसे पहले हम काट देते हैं, तो हमें ए और बी और डी में हमें चुनना है। तो हमारा नियोजन तो मिल गया था। उसके बाद में हमें दूसरा मिला था संगठन, यानी कि हमें चौथा वाला ऑप्शन चुनना है। तो चौथा वाला में देखिए कहाँ है, चौथा में आपका ना बी में है ना आपके डी वाले ऑप्शन में है। तो हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो जाता है और हमारा डी ऑप्शन, यानी कि हमारा बी सी डी ये सब गलत हो जाता है। हमारा ए वाले में मिलता है क्योंकि हमने नियोजन चुना था, फिर हमने चुना था संगठन चुना था, उसके बाद में हमने चुना था निदेशन, हमने चुना था समन्वय, लास्ट में हमने चुना था प्रतिवेदन कार्य, यानी कि हमारा 49 का जो ऑप्शन निकल के आया है ए ऑप्शन सही हो जाता है, यानी कि फर्स्ट वाला। टू में मिलान करना है। आपके पास सूचीवन कहता है कि ची स्क्वायर टेस्ट है, उसके बाद में बी ऑप्शन में है एक्सपेरिमेंट रैंक ऑर्डर टेस्ट है, सी ऑप्शन में है टी टेस्ट, डी ऑप्शन में है साइन टेस्ट, ई ऑप्शन में है जेड स्कोर। आपके पास कोड दिया गया है, आपको इसको मिलान करना। मैं आपको इसको होमवर्क देती हूँ, आपको इसको करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं अपनी क्लास यहाँ पे इन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, किसी और के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।